नमस्कार, सुबह के 8 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। गोमती रिवर फ्रंट पर इस वक्त लखनऊ में हमारी मौजूदगी है। लखनऊ की लड़ाई को जीतने के लिए हर एक दलों ने पूरी ताकत झोंक कर रखी हुई है। गोमती रिवर फ्रंट ठीक हमारे बाईं तरफ है। आपको बता दें, गोमती रिवर फ्रंट अखिलेश यादव सरकार में इसको बनाया गया था। समाजवादी पार्टी लखनऊ के विकास में इसको मील का पत्थर बताती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इस पर जांच बिठा दी गई और ताबड़तोड़ पूरे मामले में कई जगहों पर छापेमारी भी की गई। हालांकि रिजल्ट क्या होगा ये अब तक निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन ये गोमती रिवर फ्रंट लखनऊ के बिल्कुल बीच से गोमती नदी बहती हुई और यहाँ के मौसम को और ज्यादा सुहावना करती हुई। लेकिन आज का मौसम किस नेता के लिए सुहावना होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आपको बताते चले, 9 जिलों की 59 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है। बड़ी जानकारी, 624 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज जनता कर रही है। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन यकीनन आज का दिन तमाम नेताओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण। लखनऊ की 9 सीटों पर जहां आज वोटिंग होगी। लखनऊ पूर्वी जो बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है, बीजेपी से आशुतोष टंडन वहां से विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, लालजी टंडन के बेटे हैं वो। 1991 से लगातार 2017 तक बीजेपी ने जीत हासिल की। लेकिन 2022 में क्या होगा, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से उन्हें हराने का दावा कर रहे हैं। लखनऊ कैंट ब्रजेश पाठक पहली बार यहां से चुनावी मैदान में है। कैबिनेट कद्दावर मंत्री, बड़ा ब्राह्मण चेहरा उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का, उनको समाजवादी पार्टी से राजीव गांधी जो प्रत्याशी हैं वो वहां पर मात देने की कोशिश में है, जबकि बसपा ने ब्राह्मण व्यवसायी अनिल पांडे को उतारा है। सरोजनी नगर की अगर बात करें तो बीजेपी ने पूर्व ईडी अधिकारी राजेश्वर सिंह को मैदान में उतारा है। आईपीएस रहे हैं आप, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर भी उनकी पहचान रही है। जबकि समाजवादी पार्टी ने अभिषेक मिश्रा जो आईएएस के बेटे हैं, प्रोफेसर हैं, पूर्व मंत्री समाजवादी सरकार के, उनके ऊपर दांव लगाया गया है। सरोजनी नगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सीट, क्योंकि अपनी मंत्री स्वाति सिंह का टिकट काटकर राजेश्वर सिंह के ऊपर दांव लगाया गया है और यहां पर ठाकुर बनाम ब्राह्मण की लड़ाई इस वक्त देखने को मिल रही है। रायबरेली सोनिया गांधी जहां से सांसद है, एकमात्र सीट जो कांग्रेस पार्टी के पास है, वहां पर भी आज विधानसभा के लिए वोट डाले जाने हैं। अदिति सिंह जो कि वहां से 2017 में कांग्रेस के टिकट पर जीती, विधायक बनी, लेकिन बाद में बीजेपी में शामिल हो जाती हैं और अब बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। उनके पिता कांग्रेस से 1993 से 2017 तक लगातार जीतते रहे। लेकिन अदिति का 2022 में क्या होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लखीमपुर खीरी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का ये गढ़, उनका बेटा आशीष मिश्रा जमानत पर बाहर है। यहीं पर थार ने किसानों को कुचला था, वहां पर भी आज वोटिंग होनी है। वहां पर क्या स्थिति रहेगी। पीलीभीत में बीजेपी दो फाड़ है, एक वरुण गांधी गुट दिखाई दे रहा है तो दूसरा बीजेपी गुट दिखाई दे रहा है। वहां पर क्या स्थिति अपने संवाददाताओं से जानेंगे। लेकिन अदिति सिंह रायबरेली सदर से चुनावी मैदान में है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। उनकी ओर से सुबह सुबह वोटिंग की किस तरह से की गई है अपील और क्या कुछ कहा, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। वोट क्या है, फर्स्ट फीलिंग क्या है, क्योंकि कांग्रेस से आप विधायक रही हैं लेकिन इस बार बीजेपी के साथ में है, कितनी आश्वस्त हैं आज के लिए? More than 100%. I'm very very confident about my win. कांग्रेस का गढ़ रहा है, गढ़ को तोड़ा आपके पिताजी ने भी, आप भी यहाँ से रही, वो निर्दलीय भी लड़ते रहे, लेकिन इस बार आपको लग रहा है कि आपको साथ मिलेगा? 100% मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। मेरी जनता मेरी परिवार है। मेरे आदरणीय स्वर्गीय पिताजी ने हमेशा ये कहा है कि हमारी जनता हमारी परिवार है और समय समय पे हमारी जनता ने इस चीज को साबित भी किया है, तो बिल्कुल सपोर्ट मिलेगा। प्रियंका गांधी कह रही थी कि आप आए, आपने पार्टी के साथ में, पार्टी के कारण आप यहाँ पर रही, लेकिन बाद में आप चली गई, ये कोई भूलेगा नहीं, रायबरेली की जनता नहीं भूलेगी। और हम भी नहीं भूलेंगे कैसे वो बार बार यहाँ से वोट लेके चली जाती हैं और बस 5 साल बाद नजर आती हैं, या जब भी विधानसभा या लोकसभा चुनाव होता है तब नजर आती हैं। तो हम भी कितना जीत का दावा, जीत का मार्जिन कितना? 1 लाख पार। 90,000 से ज्यादा वोटों से अदिति सिंह ने पिछली बार जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार मुकाबला कड़ा और बड़ा माना जा रहा है। इस वक्त 2 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लखनऊ गोमती रिवर फ्रंट पर जुड़ चुके हैं, शरद प्रधान जी और विजय उपाध्याय जी। जल्दी जल्दी एक कमेंट, किस मुद्दे पर आज वोटिंग होनी है शरद जी? देखिए, आज मुझे लगता है ये लखनऊ का तो एक अलग किस्सा है, क्योंकि लखनऊ में काफी भाजपा का वर्चस्व रहा है और इस बार चुनौतियां हैं। लेकिन यहाँ जैसे इस पूरे फेज में अर्बन और रूरल का डिवाइड दिखता है, और यानी कि अर्बन एरियाज में बीजेपी डेफिनेटली हावी रहेगी, लेकिन रूरल एरियाज में बीजेपी के लिए काफी चुनौती है। 59 में से 50 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी। इस बार की स्थिति क्या देखते हैं विजय जी? बहुत ही कड़ा मुकाबला है। पीलीभीत से लेकर और बांदा तक हर जिले में, इसमें 4 ऐसे जिले थे जहां बीजेपी को 100% सीटें मिली थी।
लेकिन इस बार हर जगह उन्हें चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए बीजेपी ने सबसे ज्यादा ताकत इस खित्ते में झोंकी है। प्रधानमंत्री की, केंद्रीय रक्षा मंत्री की, गृह मंत्री की, सबकी बैठक, रैलियां हुई हैं, चुनावी सभाएं हुई हैं। योगी जी ने बहुत मेहनत किया, लेकिन अखिलेश की सभाओं में जो भीड़ उमड़ी है वो भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है इस पूरे इलाके के लिए। और चूंकि बुंदेलखंड से लेकर और मिनी पंजाब, पीलीभीत का जो इलाका जिसे कहा चारों जाता रीजन है, में आप कह सकते हैं कि यूपी में वोटिंग इस वक्त चल रही है। ये तमाम बातें आप गिना रहे हैं, लेकिन उसके पहले आपको बताते चले कि ब्रजेश पाठक सुबह सुबह पूजा पाठ करते हुए नजर आए। भगवान का आशीर्वाद हासिल करने की कोशिश उनकी ओर से की गई है। दूसरी तरफ लखनऊ पूर्वी से अनुराग भदौरिया सुबह सुबह वो भी मीडिया कैमरों के सामने आ गए। लेकिन नेताओं की ओर से किस तरह के दावे किए जा रहे हैं, जरा एक बार सुन लेते हैं। उसके बाद आपको ले चलेंगे ग्राउंड जीरो पर और जानेंगे कि क्या कह रहा है वोटरों का मिजाज। आज के दिन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता वोट डालने के लिए जा रही है, सुनिए। स्टिल पीछे कर लो हाथ। मौजूद हैं ब्रजेश जी और यहाँ पर फूल अर्पण करते हुए और मंदिर का घंटा बजाते हुए। एक बड़ा दिन है ब्रजेश पाठक के लिए। आप तस्वीरें ये लगातार देख पा रहे हैं आज तक पर, क्योंकि ये सीट लखनऊ कैंट की बहुत जरूरी है। पिछली बार दूसरी सीट से थे, पर इस बार बीजेपी ने इनकी सीट बदली। हालांकि पॉलिटिकल पंडित ऐसा बताते हैं कि ब्रजेश पाठक जहां से भी लड़ते हैं उनकी जीत सुनिश्चित कही जाती है। पर अब देखना है कि इस बार क्या होता है। और ये देख सकते हैं, प्रसाद यहाँ पर लिया है, माला उनको पंडित जी पहना रहे हैं और आप लगातार तस्वीरें यहाँ पर आज तक पर देख पा रहे हैं। एक्सक्लूसिव वाइफ के साथ मौजूद हैं ब्रजेश जी और यहाँ पर फूल अर्पण करते हुए और मंदिर का घंटा बजाते हुए। एक बड़ा दिन है ब्रजेश पाठक के लिए। आप तस्वीरें ये लगातार देख पा रहे हैं आज तक पर, क्योंकि ये सीट लखनऊ कैंट की बहुत जरूरी है। पिछली बार दूसरी सीट से थे, पर इस बार बीजेपी ने इनकी सीट बदली। हालांकि पॉलिटिकल पंडित ऐसा बताते हैं कि ब्रजेश पाठक जहां से भी लड़ते हैं उनकी जीत सुनिश्चित कही जाती है। पर अब देखना है कि इस बार क्या होता है। और ये देख सकते हैं, प्रसाद यहाँ पर लिया है, माला उनको पंडित जी पहना रहे हैं और आप लगातार तस्वीरें यहाँ पर आज तक पर देख पा रहे हैं। एक्सक्लूसिव मैम, क्या लगता है यूपी के मुद्दे क्या हैं? ये हमारे साथ मौजूद है ब्रजेश जी की वाइफ। क्या लग रहा है यूपी के मुद्दे क्या हैं? देखिए, हम लोगों ने 5 साल हमारी सरकार रही है, भरपूर काम किया है और जो मुद्दे अगर बचे होंगे तो वो पुनः सरकार बना करके हम मुद्दों को पूरा करेंगे। चेंज होने का कोई असर तो नहीं? कोई असर नहीं। और बहुत आइए हम ले चलते हैं आपको। आइए हमारे साथ, ये देख सकते हैं आप पूजा अर्चना करते हुए ब्रजेश पाठक। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं एक्सक्लूसिव आज तक। अनुराग जी, क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? लगातार प्रचार के बाद आज फैसले का दिन। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जनता ने मन बना लिया है। चूंकि जनता को पता है कि समाज के अंदर में कौन लोग हैं जो समाज के विकास की राजनीति करते हैं। हम समाजवादी लोग हमेशा से समाज में विकास की राजनीति करते आए हैं। समाज को आगे ले जाने की बात की हम लोगों ने, सामाजिक न्याय की बात की, कैसे यहाँ पे युवाओं को रोजगार मिले, युवा अपने पैरों पे कैसे खड़ा हो, महिलाओं को कैसे सम्मान मिले, इसके लिए अगर किसी ने भी काम हमेशा किया है तो समाजवादियों ने किया है। और उत्तर प्रदेश की जनता अब जान चुकी है कि दूसरी पार्टी जो है हमारे अपोजिशन की भारतीय जनता पार्टी, वो विकास की राजनीति नहीं करती। तो अपनी जीत के अलावा भी कुछ मांगा है? मैंने यही मांगा है कि समाज के अंदर में कैसे हर व्यक्ति खुश रहे। कितनी खुशियां समाज में हो, हर व्यक्ति के पास रोजगार हो, हर व्यक्ति के पास अपनी कमाई हो, या महंगाई कम हो, लोग मिलजुल के रहें और सिर्फ समाज के अंदर में विकास की राजनीति हो। ऐसा प्रभु सबके दिमाग में डालें कि यहाँ सिर्फ विकास और यहाँ पे महंगाई बेरोजगारी पे ही बात हो और फालतू बातें समाज से हटनी चाहिए। हम समाज एक होना चाहिए, सबके मन में शांति हो, सद्भाव हो और सब एक साथ मिलजुल के रहें। तो अनुराग भदौरिया सब मिलकर एक साथ रहें, अपनी जीत को लेकर दावे करते हुए। लेकिन क्या उनकी जीत होगी? समाजवादी पार्टी के वो प्रवक्ता हैं। आपको बताते चले कि लखनऊ पूर्वी सीट से जो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है उससे वो चुनावी मैदान में है। तो वहीं दूसरी तरफ ब्रजेश पाठक जो पहले बीएसपी में थे, 2016 में बीएसपी छोड़ी, बीजेपी का हिस्सा बने, कैबिनेट कद्दावर मंत्री बने और अब उनकी प्रतिष्ठा लखनऊ कैंट सीट से चुनावी मैदान में है। लेकिन रीता बहुगुणा जोशी, उनके बेटे ने जिस तरह से मुलाकात की है मयंक जोशी ने अखिलेश यादव से बीती शाम, उसके बाद माहौल लखनऊ का थोड़ा गर्म हो चला है। हालांकि जहां पर हमारी मौजूदगी है यहां पर ठंडी हवाएं चल रही हैं। फिलहाल इस वक्त मिजाज क्या कहता है, अलग अलग हिस्सों से हमारे तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं। लखनऊ से मौसमी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, संतोष शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मंजीत नेगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मौसमी, मौसम का हाल इस वक्त लखनऊ का क्या है बताइए और पीछे की तस्वीरें भी दिखाइए। जी, वैसे तो चित्रा
सुबह बनारस और अवध की शाम अवध के किस्से सुने हैं, पर आज सुबह लखनऊ है, क्योंकि आज लखनऊ का फैसला करने का दिन है, अपना फैसला लेने का दिन है और वोट की चोट करने का दिन है। और यही वजह है कि लखनऊ आज सुबह सुबह तड़के आप देखिए कतारें लगी हुई है, भीड़ है और कचौड़ी और खस्ते और चाय से पहले जो लखनऊ का नाश्ता मशहूर है, उससे पहले आप देखिए यहाँ पे हम लोग हैं लखनऊ कैंट का आपने जिक्र किया। लखनऊ कैंट के एक बूथ पे हम लोग मौजूद है, मॉन्टेसरी स्कूल ये बूथ है और ये वो इलाका है जो माल एवेन्यू का इलाका होता है, वीवीआईपी इलाका है, बड़े बड़े दिग्गज यहाँ रहते हैं। सतीश मिश्रा, ये जो भीड़ भाड़ आप देख रहे हैं, सतीश मिश्रा यहाँ पे पोलिंग बूथ पे आए हैं अपना वोट डालने के लिए। इससे पहले मायावती ने बीएसपी सुप्रीमो ने अपना वोट डाला था, लेकिन वो लखनऊ सेंट्रल का इलाका और ये लखनऊ कैंट का वही इलाका है जहाँ ब्रिजेश पाठक भी आके अपना वोट डालेंगे। 9 बजे का वक्त बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देखिए सतीश मिश्रा यहाँ पे वोट डाल के वो निशान दिखाते हुए स्याही का जो सभी नेताओं के मन में आज चित्र ये होगा, ज्यादा से ज्यादा ये निशान वोटर उनके पक्ष में दिखाएं, यही उम्मीद होगी। दुगदुगी बंदी है कई वीवीआईपी नेताओं की और हम लोग ग्राउंड जीरो अब मौसम का मिजाज क्या रहता है नेताओं के लिए ये महत्वपूर्ण है, लेकिन अच्छी तस्वीरें सामने आ रही है। शहरों में भी मतदाता घरों से बाहर निकले तो वो अच्छा है। संतोष का रुख कर लेते हैं, गोमती नगर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संतोष, वहां पर कौन से मुद्दे हैं जिनको संतोष करने के बाद जनता चुनावी मतदान के लिए निकली हुई है बाहर? आप जहां पर मौजूद हैं जरा उसके आसपास की तस्वीरें दिखाइए। देखिए चित्रा, हम इस समय पर समाजवादी पार्टी के सरोजनी नगर से प्रत्याशी अभिषेक मिश्रा के घर पर मौजूद है। आज का दिन बेहद अहम हो जाता है। सरोजनी नगर सीट एक ऐसी सीट जिस पर न सिर्फ लखनऊ बल्कि प्रदेश की आज अगर चौथे चरण में देखा जाए सबसे हॉट सीट है, क्योंकि बीजेपी ने यहां से ज्वाइंट डायरेक्टर ईडी राजेश्वर सिंह को मैदान में उतारा है, तो सरोजनी नगर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अभिषेक मिश्रा हैं। ये देखिए अभिषेक मिश्रा अपनी पत्नी के साथ पूजा पाठ कर रहे हैं। मतदान शुरू हो चुका है। वोटरों के बीच में जाकर प्रचार दिन रात करने के बाद दोनों पति पत्नी ने वोटरों के बीच में अपनी बातें रखी। आज फैसले की घड़ी है। आज वोटर क्या फैसला लेगा वो सब ईवीएम में कैद हो जाएगा, लिहाजा आज का दिन बहुत अहम हो जाता है। अभिषेक मिश्रा, उनकी पत्नी स्वाति मिश्रा आज भगवान के शरण में हैं। शरण में इस बात की कि उनके द्वारा जो कुछ बताया गया वो लोगों की समझ में आए और उनको विजयश्री दिलाए। ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन अगर सरोजनी नगर सीट की बात करें तो सरोजनी नगर सीट ब्राह्मण ठाकुर वोट बैंक के सहारे हमेशा से राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र रही है। 2017 में बीजेपी ने जब महिला अस्मिता की बात के नाम पर स्वाति सिंह को मैदान में उतारा, फायर ब्रांड नेता के तौर पर स्वाति सिंह को मैदान में उतारा, 2017 के चुनाव जीती, वो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री बनी। उसके बाद से स्वाति सिंह लगातार चर्चा में रही, लेकिन 2022 के चुनाव में बीजेपी ने स्वाति सिंह का टिकट काट दिया और टिकट काटने के बाद उनको ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह को मैदान में उतारा है। राजेश्वर सिंह के सामने अभिषेक मिश्रा एक ब्राह्मण वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी ने उतारा। अभिषेक मिश्रा उत्तर प्रदेश की सपा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे। ठाकुर बनाम ब्राह्मण की लड़ाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, अब आगे क्या होगा इस पर लगातार रायबरेली चलते हैं। वहां से हमारे साथ अशोक सिंघल जुड़ चुके हैं। अशोक जी, रायबरेली का मिजाज क्या कहता है? अदिति सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है, क्या है वहां पर वोटरों का मिजाज? पीछे की तस्वीरें भी दिखाएं। देखिए चित्रा, जो रायबरेली है वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा और 1952 से अगर बात की जाए कांग्रेस का ही सांसद रहा 3 बार को अगर छोड़ दिया जाए, और अब सोनिया गांधी सांसद है यहाँ पर। लेकिन जहां तक रायबरेली सीट की विधानसभा सीट की बात है, अदिति सिंह जो कांग्रेस से विधायक थी वो अब चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हो गई और बीजेपी की उम्मीदवार है रायबरेली से, और कांग्रेस ने मनीष चौहान एक डॉक्टर हैं उनको उतारा है। लेकिन अदिति सिंह का ये कहना है कि उन्होंने योगी सरकार ने जो काम किए हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति जो सुधारी है, उसको देखते हुए बीजेपी में शामिल हुई है और कांग्रेस का हाल अमेठी जैसा हो जाएगा रायबरेली का भी, और कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। चाहे प्रियंका गांधी आए चाहे सोनिया गांधी यहाँ से सांसद हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब बीजेपी यहाँ से विधानसभा में जाएगी और वो खुद जीत करके जाएगी, क्योंकि अदिति सिंह के पिता भी 5 बार विधायक रहे हैं, अखिलेश सिंह 3 बार कांग्रेस से रहे हैं और एक इंडिपेंडेंट लड़े हैं, दूसरी पार्टी से लड़े। लेकिन कांग्रेस का गढ़ की उन्होंने जो
कहा कि अब कांग्रेस का कोई गढ़ यहाँ नहीं रहा है, अब बीजेपी यहाँ से भारी मतों से जीत करके जाएगी। और उनका ये कहना है कि चीजें बदल गई हैं, यूपी के अंदर जो स्थितियां पहले हुआ करती थी 5 साल पहले, वो अब स्थितियां नहीं है। योगी सरकार आने के बाद यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है और कानून व्यवस्था का राज हुआ है, और उसी मुद्दे को लेकर के वो चुनाव में जा रही हैं। और अदिति सिंह की अगर बात की जाए, उनके सामने बाकी पार्टियों के उम्मीदवार भी हैं, लेकिन उनका ये दावा है, चाहे कांग्रेस से वो बेशक विधायक रही हो, लेकिन अब कांग्रेस का यहाँ कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों के लिए ही सुबह से मतदान चल रहा है। 1.5 घंटे बीत चुके हैं। आपको बता दें 59 सीटों पर 9 जिलों की वोटिंग लगातार जारी है। कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर इस वक्त लगी हुई है। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये चुनाव, लेकिन जिस तरह से तेज हवा इस वक्त लखनऊ में चल रही है, क्या ऐसी ही सियासी फिजा भी तेजी से बदलेगी या फिर बनी रहेगी? इसी को लेकर वोटर अपने घरों से बाहर निकल रहा है और लगातार वोट डाल रहा है। वरिष्ठ पत्रकार 2 लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, विजय उपाध्याय जी, शरद प्रधान जी, इनके साथ चर्चा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री, बीएसपी के अध्यक्ष बहन मायावती सुबह सुबह वोट डालने के लिए पहुंची, और लखनऊ में वोट डालने के बाद उनकी ओर से किस तरह से दावे किए गए, जब उनसे सवाल पूछा गया मुस्लिम वोटरों को लेकर, उस पर उनकी ओर से क्या जवाब दिया, उन्हें भी सुनते हैं। और इसके साथ ही साथ बाकी नेताओं के भी किस तरह से पूजा पाठ के बाद अब मतदान की घड़ी है और वोटर्स को लुभाने के लिए सुबह सुबह नेता पूजा पाठ करते हुए भी नजर आ रहे हैं। सुनिए। चौथे चरण के मतदाताओं से ये अपील है कि ये लोकतंत्र का उत्सव है, तो इनको वोट डालने के लिए जरूर निकलना चाहिए। अपना एक वोट इनको जरूर डालना चाहिए। और खासकर मैं वीकर सेक्शन के लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के अथक प्रयासों से इनको वोट डालने का अधिकार मिला, तो इनको इस वोट का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। अपना एक वोट जरूर डालना चाहिए। तो जनता हर तरह से हमारे साथ है और जनता बहुत उत्साहित है, हमारे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है राष्ट्र प्रथम की, वो विचारधारा जनता की भी है। कोई नहीं चाहता कि अपराधी राजनीति में आए, भ्रष्टाचारी राजनीति में आए और माफिया सरकार बनाए, जो समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियां कर रही हैं। अपराधियों को, माफियाओं को, भ्रष्टाचारियों को जेल से चुनाव लड़वा रही हैं, उनके परिवार भी नहीं आए हैं और आने वाले भी नहीं है, क्योंकि जनता यूपी की सब देख रही है कि सपा जब जब पावर में रही है तो यहाँ गुंडागर्दी, माफियागर्दी, जुल्म जाति और गरीब लोगों के ऊपर उत्पीड़न चरम सीमा पर रहा है, और दंगे भी खूब हुए हैं। मुजफ्फरनगर का कांड इस बात का जीता जागता उदाहरण है, ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो इसलिए समाजवादी पार्टी को तो यूपी की जनता रिजल्ट आने से पहले नकार चुकी। वो क्षेत्र में नहीं आए तो जनता में जो रोष है, जनता उस नशे का, जो उनको पावर का नशा है, वो उतार देगी, क्योंकि ताकत देने की जो होती है, पावर देने की ताकत जनता के पास होती है। और हम जनता के बीच रहे हैं और हम अपने क्षेत्र में भी रहते हैं, वो हमारे क्षेत्र में भी नहीं रहते हैं। पावर देने की ताकत जनता के पास होती है, हम जनता के बीच। अनुराग भदौरिया की ओर से ये दावा किया जा रहा है, लेकिन ताकत वास्तव में किसके पास जाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। विजय जी, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, बहन मायावती को हम सब सुन रहे थे, 4 बार की वो सीएम रही, हालांकि इस बार उनका चुनावी मैदान में उतना सक्रिय नहीं रहना बहुत बड़ा मुद्दा भी बना था। वो कितनी वोट जीत पाएंगी वो महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके पहले गृह मंत्री अमित शाह की ओर से एक इंटरव्यू में जब ये कहा जाता है कि मुसलमान भी बड़ी तादाद में उनके साथ जुड़ेगा, वो सक्रिय नहीं हुई, उसके बावजूद भी बड़ी तादाद में जाटो वोटर, तो गृह मंत्री का बहन मायावती को लेकर इस तरह का बयान देना, इसके सियासी संदेश, मकसद क्या समझे जाएं? देखिए, मायावती जी अभी वोट डालने के बाद जो बातें कह रही हैं, ये ठीक वही लाइन है जो बीजेपी की तरफ से कही जाती है। मुजफ्फरनगर का दंगा, समाजवादी पार्टी सरकार में गुंडे हावी रहते हैं, और वो सारे इश्यूज ये भी उठाती हैं और उसी पैटर्न पे उठा रही हैं। जो पार्टी 2019 में सपा के साथ चुनाव लड़ती है, वो पार्टी आज ठीक उसी लाइन पे अटैक कर रही है जिस लाइन पे बीजेपी अटैक कर रही है। मायावती अपने वोटरों को एक संदेश देने की कोशिश कर रही हैं। उनके ठीक वही कैंडिडेट अच्छे चुनाव लड़ रहे हैं जिन्होंने टिकट ली है किसी भी तरीके से, और पार्टी ने जिन लोगों को टिकट दिया होगा, मुझे लगता है कि शायद वहां उतनी अच्छी फाइट नहीं है, लेकिन
कुछ सीटों पर जरूर बीएसपी फाइट में है। शरद जी, चूंकि बड़ी तादाद में दलित वोटर्स भी हैं, मुसलमान क्या बटेगा या फिर एक मुश्त वोट करेगा, बार बार इसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा रहती है। लेकिन चूंकि सुबह सुबह मायावती जी घर से बाहर निकली वोटिंग के लिए, तो सबसे पहले उन्हीं की बात करते हुए, मायावती को मौजूदा राजनीति में आप कहाँ आते हैं? क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि चुनाव तो सिर्फ दो पार्टियों के बीच में हो रहा है। देखिए, जिस तरह मायावती शुरू से, जब से चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई थी, तब से मायावती जितनी पिछले 4 साल में मैदान से गायब रही हैं, उससे ये आंकलन हो रहा था, लगाया जा रहा था कि मायावती इस बार सीरियस प्लेयर नहीं है। वो किन कारणों से उन्होंने गिव अप कर दिया है ये कोई नहीं समझ रहा था, लेकिन आम धारणा ये थी क्योंकि सीबीआई और ईडी का शिकंजा और तलवार उनके ऊपर लटकी रहती है, क्योंकि तमाम डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के केसेस चल रहे हैं उनके और उनके परिवार के खिलाफ, इसलिए वो डर के मारे जो हैं वो ये माना जा रहा था कि वो अलग है। आप जिस तरह से तैयार हैं, उससे लग रहा है कि उत्सव की तैयारी आपने पूरी कर ली है। बिल्कुल, और मुझे लगता है सबको होना चाहिए, क्योंकि बाकी सभी पर्व त्योहार तो साल में एक बार आते हैं। ये 5 वर्ष में आने वाला एक बार एक ऐसा मौका है जहां पर आपको ये आजादी है, आपको ये स्वतंत्रता है चुनने की कि आप किसे चाहते हैं, कि वो निर्णय ले आपकी जिंदगी कैसी होगी, ऐसी सरकार चुनने का। तो मुझे लगता है आज तो वाकई उसी उत्सव के उत्साह से ही तैयार होना चाहिए और जाना चाहिए वोट डालने के लिए। प्रेरित भी करना चाहिए कि बाकी सब आपके आस पड़ोस सब लोग भरपूर संख्या में वोट डालने जाए। इस बार चुनाव के केंद्र में महिलाएं हैं, सभी राजनीतिक दल महिलाओं की बात कर रहे हैं। वैसे तो हमेशा केंद्र में रही हैं, लेकिन इस बार ज्यादा चर्चा हो रही है, तो कैसे कहेंगी अपने अंदाज में, क्या आपका मानना है? पहली बात तो ये मुझे बहुत खुशी है कि महिलाओं की भूमिका, उनकी सहभागिता, उनकी भरपूर उपस्थिति को अब सारे राजनीतिक दल एक्नॉलेज करते हैं। पहले तो ये बस रहता था कि बजट आ गया तो महिलाओं से पूछ लिया, महंगाई के सवाल में। मालिनी अवस्थी को आप सुन रहे थे, लोक गायिका, बस उनके सुर रह गए सुनने के लिए। सीधे हिमांशु, आप जहां पर खड़े हुए हैं, उन्नाव का मिजाज इस वक्त क्या बयां कर रहा है? देखिए, बिल्कुल चित्रा, उन्नाव का मिजाज बयां कर रहा है। लाइन लगी हुई है, लंबी लाइन लगी हुई है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा। और उन्नाव जो है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन 2017 के अंदर में बीजेपी ने इस गढ़ में ऐसी सेंध लगाई कि समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। एक सीट बीएसपी को मिली थी। और उन्नाव के अगर देखा जाए तो वहां पर जो जातीय समीकरणों को अगर हम देखें तो वहां ब्राह्मण भी है, राजपूत भी है, मुस्लिम भी है, यादव भी है, पासी भी है, कुम्हार भी है, निषाद भी है। तो एक तरीके से मिला जुला समीकरण यहां पर है। और पंकज गुप्ता, जिस सदर सीट से मैं हूं, यहां पर पंकज गुप्ता 2 बार से विधायक है। उन्होंने उपचुनाव यहां जीता था, 2017 में फिर बीजेपी की सीट से जीते और तीसरी बार यहां पर दम ठोक रहे हैं। आशा सिंह कांग्रेस की यहां से कैंडिडेट है और आशा सिंह जो है वो उन्नाव में जिस लड़की के साथ बलात्कार की घटना हुई थी, उसकी मां को टिकट कांग्रेस ने यहां से उतारा आशा सिंह के रूप में। अब देखना यह है कि यहां समाजवादी पार्टी क्या अपने गढ़ में एक बार फिर से वापसी कर पाती है या नहीं कर पाती, ये तो 2 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो जातीय समीकरण है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी फिर से इसको साधना चाहती है। और जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी ने उन्नाव के अंदर ही जो है अपने पुराने कैंडिडेट्स के ऊपर दाव लगाया और 2 कैंडिडेट्स को जो है यहां पर बदल दिया है। चित्रा, अब इस दांव का क्या दम दिखेगा, ये बड़ा सवाल है। कुमार अभिषेक लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, वहां पर जनता अभिषेक करने की तैयारी में है, वोटरों का मिजाज क्या बयां कर रहा है जहां पर आप मौजूद हैं? क्या वहां बढ़ चढ़कर वोटर्स निकल रहे हैं अपने घरों से ताकि आज इस लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का हिस्सा बन सके? चित्रा, देखिए, मैं बूथ पर नहीं हूं, मैं राजनाथ सिंह के घर के बाहर खड़ा हूं। यहां पर राजनाथ सिंह का इंतजार है कि राजनाथ सिंह निकलेंगे। सांसद हैं लखनऊ के और कहते हैं ना, लखनऊ के टिकटों में अगर किसी की चलती है या तो वो राजनाथ सिंह की चलती है। यानी कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ अगर लखनऊ पर नजर होती है तो राजनाथ सिंह की होती है। राजनाथ सिंह का वोट गोमती नगर में है, कुछ देर में यहां से निकलकर वो वोट करने जाएंगे। यहां पर तमाम मीडिया कर्मियों की भीड़ है, लेकिन सबकी नजरें जरूर टिकी हुई हैं क्योंकि राजनाथ सिंह लगातार लखनऊ से सांसद हैं और लखनऊ बीजेपी सभी सीटों को जीत चुकी है। इस बार बहुत कुछ दांव पर है और लखनऊ शहर में लखनऊ की जितनी सीटें हैं कहीं ना कहीं उसे राजनाथ सिंह की प्रतिष्ठा से भी जोड़ करके देखा जाता है कि अगर लखनऊ में सीटें जीती तो उसका श्रेय
राजनाथ सिंह को भी जाता है, और अगर कहीं कुछ हार होती है या बीजेपी कमजोर पड़ती है तो ये भी उनके खाते में जोड़ा जाएगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि लखनऊ की जो सीटें हैं उस पर राजनाथ सिंह का असर भी होता है, राजनाथ सिंह की नजर भी होती है, और बहुत कुछ जो चर्चा होती है कि राजनाथ सिंह के बगैर यहाँ की सीटें भी नहीं तय होती। तो आप देखेंगे कि जितना भी इस बार बदलाव हुआ, चाहे वो राजनाथ सिंह का इंतजार रहेगा कि वो जब वोट करने के लिए जाते हैं तो क्या बोलते हैं। हालांकि बीजेपी की जीत को लेकर लगातार नेताजी की ओर से बड़े बड़े दावे किए जाते रहे, लेकिन ये पूरा का पूरा लखनऊ अटल बिहारी वाजपेयी का भी क्षेत्र रहा है। यकीनन बीजेपी यहां से शुरू से मजबूत रही, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से सेंधमारी की थी 2012 में, 2007 में बीएसपी ने कमाल का प्रदर्शन किया था, तो 2022 की स्थिति क्या रहती है? क्या 17 वाला प्रदर्शन बीजेपी दोहरा पाती है? ये बड़ा सवाल है। रायबरेली चलते हैं, शुभांकर वहां से मौजूद है। शुभांकर, रायबरेली का क्या है हाल? किसकी किसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है? आप जहां पर मौजूद हैं वहां के बड़े मुद्दे चुनावों के क्या है जिसको ध्यान में रखकर मतदाता वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं? चित्रा, गुड मॉर्निंग। अगर मुद्दों की बात की जाए तो सांड का मुद्दा पूरे प्रदेश में छाया है, यहां पर भी वो मुद्दा है, सड़कों का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, ये सारी बातें हैं। लेकिन अगर बात प्रतिष्ठा की जाए तो यहां प्रतिष्ठा गांधी परिवार की लगी हुई है। उसके वजह आंकड़े भी हैं। दरअसल आज जहां पर चुनाव हो रहे हैं, इन 59 सीटों में पिछली बार कांग्रेस पार्टी को केवल 2 सीटें मिली थीं, और ये दोनों सीटें रायबरेली से थीं। एक सीट ये भी थी जहां मैं खड़ा हूं, रायबरेली सदर, जहां से अदिति सिंह विधायक हैं। हालांकि अब वो बीजेपी से चुनाव लड़ रही हैं, बीजेपी से दम ठोक रही हैं। उधर कांग्रेस ने जिस उम्मीदवार को उतारा है वो भी उन्हीं की जात को उतारा है, ताकि वहां से वोट काट सके या दोबारा जीत सके। ऐसे में अमेठी हारने के बाद अगर कांग्रेस पार्टी यहां चुनाव हारती है तो ये बहुत बड़ा एक मैसेज होगा रायबरेली को लेकर। पिछली बार 2 सीटें जैसा हमने कहा था, लेकिन अगर इस पोलिंग बूथ की बात की जाए तो यहां पर बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, उत्साहित हैं। प्रशासन जो है वो लगातार इंतजाम जो है पूरे कर लिया है, और हर एक चीज की जांच पड़ताल की जा रही है। आदर्श बूथ देखिए, लोग यहां पर आ रहे हैं, सेल्फी खिंचवा रहे हैं। भाई साहब, ये सेल्फी बूथ आपको एक्साइट करता है? बिल्कुल एक्साइट करता है। मैंने ना आज सुबह 6:45 बजे उठ के सबसे पहले लाइन लगाई, 15 मिनट वेट करा, उसके बाद मैंने जाके 7 बजे पहला वोट डाला आज को, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। चित्रा, ये बड़ी बातें यहाँ पर है, और अदिति सिंह के खिलाफ जो उम्मीदवार है वो बार बार ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ से हमारी बयार जो है बह जाएगी, लेकिन रायबरेली की 6 में से 5 सीटों पर आज चुनाव है। ठीक है शुभांकर, मैं लौटूंगी। संतोष भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। उलटफेर होता है। बिल्कुल संतोष, आप जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं लखनऊ में, वहां का हाल बताइए। संतोष, देखिए, लखनऊ पूर्वी विधानसभा के पोलिंग बूथ की अगर हम बात करें तो यहां से बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्री, योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन और समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया मैदान में हैं। 2017 में भी यही दोनों लोग आमने सामने थे। अनुराग भदौरिया को पूरी शिकस्त दी गई थी। आज जब लेकिन सुबह बात की तो अनुराग भदौरिया ने दावा किया है कि 5 सालों तक मंत्री जी दिखाई नहीं पड़े और वो 5 सालों तक क्षेत्र में रहे। हालांकि जनता जनार्दन क्या फैसला लेगी ये तो आज ईवीएम में कैद होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर इस बार बीजेपी की साख दांव पर है, क्योंकि 2017 के चुनाव में 9 में से 8 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने अपना परचम लहराया था। मोहनलालगंज की सीट छोड़कर, जहां पर समाजवादी पार्टी के अमरीश पुष्कर ने विजयश्री हासिल की थी। इस बार बीजेपी को अपना इतिहास दोहराना है। 9 सीटों में कम से कम 8 सीटें तो जीतनी होंगी, बरकरार रखनी होंगी। लिहाजा इस बार बीजेपी की किलेबंदी में बहुत बड़ी समाजवादी सीट की आप बात कर रहे थे। ठीक है, लखनऊ पूर्वी 1991 से लगातार बीजेपी जीतती रही है। लालजी टंडन के बेटे आशुतोष टंडन एक बार फिर से मैदान में है, वो मंत्री भी हैं। ऐसे में उनकी प्रतिष्ठा यकीनन वहां से दांव पर लगी हुई है। क्या वो फिर से जीत दर्ज कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। अनुराग भदौरिया वहां से समाजवादी पार्टी से ताल ठोक रहे हैं।